हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है आपका। चैप्टर नंबर चल रहा था कौन सा? 5, अध्याय 5 चल रहा था। अध्याय 5 की ये लास्ट क्लास है जिसमें कुछ डेफिनेशन को आपको बताना है। डेफिनेशन से देखिएगा बेटा, कुल मिला के डेफिनेशंस हैं 12 डेफिनेशंस हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी आगे। मान के चलिएगा बेटा, जो अपनी अर्थ है वो कुछ इस तरह है। इस अर्थ में आप देखते हैं कि अर्थ अपनी अक्ष पर कितनी घूमी है या क्या हुई है। अगर इसको अपन डायरेक्शन के हिसाब से देखें, जो अर्थ का अपना रोटेशन है वो कुछ इस तरह है। अर्थ ऐसे घूमती है, इधर की तरफ ऐसे रिवॉल्व होती है, ऐसे घूमती है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो अर्थ का जो घूमना है वो कुछ इस तरह है कि अर्थ ऐसे घूमती है, ऐसे रोटेशन लेती है और वापस ऐसे आती है और ऐसे रोटेशन लेते हुए वो घूमती है ना। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ का जो रोटेशन है वो कुछ इस तरह रिवॉल्व होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर हम अपनी डायरेक्शन को मेज़र करते हैं तो यहाँ पर आपको ईस्ट मिलती है और यहाँ पर आपको वेस्ट मिलती है। यहाँ आपको पूर्व मिलता है और यहाँ आपको पश्चिम मिलता है। जानते हैं ये भूगोल के हिसाब से है बेटा। कैसा है? भूगोल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अगर पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो दाएं हाथ पर दक्षिण होता है, इधर दक्षिण मिलता है आपको और इसको बोलते हैं, ये दक्षिण हो गया, इसको आप बोलते हैं साउथ, तो ये साउथ हो गया। ऊपर आपका नॉर्थ होता है, ये हो गया उत्तर। ये सब काय के अनुसार है बेटा? भूगोल के अनुसार, इसलिए इसका नाम रखा गया भौगोलिक उत्तर। क्या नाम रखा गया बेटा? भौगोलिक उत्तर। ये भूगोल के अनुसार है भौगोलिक उत्तर और ये हो गया आपका भौगोलिक दक्षिण। बात समझ आ रही कि नहीं? ये हो गया आपका साउथ, इसको बोल दिया मैंने भौगोलिक दक्षिण हो गया। ये भौगोलिक दक्षिण हो गया। अच्छे से देखते जाना। अगर हम भूगोल के अनुसार देखते हैं, जियोग्राफी के अनुसार देखते हैं तो देखते हैं कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। दिखेगा ये पूर्व, और ये पूर्व भी कैसा है बेटा? भौगोलिक पूर्व है। कैसा है ये? भौगोलिक भौगोलिक पूर्व है और ये आपका भौगोलिक पश्चिम है। भौगोलिक पश्चिम हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं? अब देखिएगा बेटा, एक्चुअल में अर्थ तो ऐसे बॉल की तरह है, जैसे फुटबॉल होती है कि इधर की तरफ उभरी हुई है। अब जो चीज पहले से इस तरह उभरी हुई होगी, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ है वह कुछ इस तरह उभरी हुई है अपनी सतह पर। तो इस पर लाइन ऐसी कैसे खिंच जाएगी? जब ये अपनी सतह पर कुछ ऐसे फोल्ड होगी तो यहाँ से लाइन खींचने के लिए आपको ऐसे टर्न करके आना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर लाइन खींचने के लिए आपको ऐसा टर्न करना पड़ेगा पूरा। तो देखिएगा बेटा, ये ऐसे टर्न करोगे आप तो यहाँ से जो लाइन खींचेगी वो इस तरह से होते हुए जाएगी। दिख रहा है कि नहीं? ये इस तरह से होते हुए जाएगी, ऐसे जाएगी कि नहीं? तो इस पर अगर पूरा आप वो करोगे, रोटेट करोगे तो ये पूरा आपको कुछ इस तरह दिखेगा। देखेगा यहाँ से ऐसे टर्न करके जाओगे तो यहाँ पर, तो ये वाला आपको ऐसे दिखेगा। ये आपका वेस्ट है, फिर ईस्ट की तरफ कुछ इस तरह दिखेगा बेटा। बात समझ आ रही कि नहीं? ये ऐसे आएगा। देखिएगा, कहने का मतलब ये पूरा ऐसा रोटेशन होता है क्योंकि अर्थ ऐसे मूव होती है। अब देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वाली लाइन रहेगी, है ना, जो आप इस तरह खींचोगे यहाँ पर, तो ये होती है कि ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है ये रेखा। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा, देखिएगा ये कौन सा ध्रुव है आपका? उत्तरी ध्रुव है। ये आ जाएगा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। मैं यहाँ ध्रुव और जोड़ देता हूँ तो नाम आ जाएगा भौगोलिक जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल हो जाएगा। ये साउथ पोल हो जाएगा बेटा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा।
और इनको मिलाने वाली ये रेखा आपकी भौगोलिक अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? भौगोलिक अक्ष। तो ये भौगोलिक अक्ष हो गई। अब मैं क्या करूं, जब यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक जब मैं किसी चुंबक को यहाँ पर घुमाता हूं, जब मैं यहाँ पर लाके किसी चुंबक को घुमाता हूं, तो मैं देखता हूं कि ये चुंबक जब स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है तो हमेशा वो यहाँ और यहाँ नहीं रहती, उत्तर और दक्षिण। ठीक उत्तर में इसका साउथ वाला और इसके साउथ में इसका नॉर्थ वाला नहीं रुकता, बल्कि कुछ हटके रुकता है। कहने का मतलब जैसे कि मैंने एक चुंबक को यहाँ पर रखा और उसको घुमाया तो वो कुछ इस तरह रुकता है बेटा। देखेगा, कुछ इस तरह रुकता है वो चुंबक, जिस चुंबक का यहाँ होता है बेटा साउथ पोल और ये होता है नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट कर लेता है? साउथ। और साउथ को कौन अट्रैक्ट कर लेता है, कौन आकर्षित कर लेता है? नॉर्थ। असमान होते हैं तो दोनों में आकर्षण होता है और उनकी तरफ खिंच जाते हैं। तो चुंबक हमेशा इस तरह रुकता है और चुंबक का जो सिरा साउथ है वो किसकी तरफ रुकेगा? नॉर्थ की तरफ। ठीक यहाँ की तरफ इशारा नहीं करता, वो कुछ इस तरह रुकता है, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ पोल और इधर आ जाएगा अपना कौन सा बेटा? साउथ पोल। ध्यान रखना, यहाँ पर ये और ये आ जाएगी। ये नॉर्थ पोल कौन सा है? चूंकि चुंबक उस तरफ ठहरा है, चुंबक के कारण, यानी पृथ्वी के अंदर चुंबक है। आप कहो कैसे है पृथ्वी के अंदर चुंबक, हम कैसे मान लें? बेटा पृथ्वी के अंदर चुंबक है या पृथ्वी खुद एक चुंबक की भांति कार्य करती है, ये बताने के लिए अलग अलग थ्योरी प्रस्तुत की गई। सबसे ज्यादा जो थ्योरी मानी गई वो ये मानी गई कि पृथ्वी के यहाँ अंदर में सेंटर में कोर है और कोर के अंदर क्या है बेटा? आयरन है। और आयरन जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देता है, तो यहाँ पर ये Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। काय में कन्वर्ट हो गया? Fe2+ आयन। और जब ये आयन इसके अंदर पृथ्वी के साथ ही, वो मान के चलो कि ये फुटबॉल के अंदर पानी भरा है और उस फुटबॉल को तेजी से घुमाएं तो उसके अंदर का पानी भी घूमने लगता है। ऐसे कोर के अंदर का ये आयरन भी जो पिघले हुए फॉर्म में है, जो लिक्विड फॉर्म में है, जो आयन में कन्वर्ट हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है, वो आयन भी तेजी से घूमने लगते हैं। आयन मतलब क्या बेटा? आवेश। और जब आवेश घूमता है, जब आवेश घूमता है तो कौन सा क्षेत्र निर्मित करता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरी यही थी। और भी थ्योरी दी गई कि वायुमंडल में क्या है बेटा? आयन है, उन आयन के कारण इस पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र आया है। लेकिन ये अलग अलग थ्योरियां हैं। जब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है कि पृथ्वी की कोर में क्या भरा हुआ है? लावा। लावा में बेटा क्या है? जो मैग्मा भरा हुआ है लावा, उसके अंदर क्या है? आयरन है। आयरन काय में कन्वर्ट हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग करके हर एक आयन Fe2+ आयन यानी आयरन के आयन में बदलते गए और ये आयन उस लावा के साथ घूमते हैं। क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है अपनी अक्ष पर, ऐसे स्पिन करती है, एक फुटबॉल को लें और तेजी से घुमा दें तो वो स्पिन करती है जब अपनी अक्ष पर, तो बेटा उसके अंदर क्या भरा है? ये आयन। और ये आयन भी क्या करने लगते हैं? ऐसे ऐसे रोटेट होने लगते हैं। और जब आयन ऐसे ऐसे रोटेट होते हैं बेटा, तो आयन के कारण क्या होता है? जब आवेश घूमता है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर लेता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। आवेश जब उत्पन्न होता है, अपने चारों ओर घूमता है तो क्या बना लेता है? चुंबकीय क्षेत्र, जिस कारण से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और ये जो चुंबक को रोकने पर जो साउथ सिरा इसके ठीक यहाँ भौगोलिक साइड नहीं रुकता बल्कि उससे कुछ हटके रुकता है, तो इन दोनों लाइन को जब मिलाया गया तो बेटा ये साउथ था और ये क्या था? नॉर्थ था। बात समझ रहे हो? और इनको मिलाया गया तो कुछ इस तरह की अक्ष निर्मित हुई बेटा। दिखेगा, कुछ इस तरह की अक्ष बन गई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखेगा, ये बन गई। तो इसका नाम कौन सा सिरा रखा था आपने? नॉर्थ पोल। और इसका कौन सा? साउथ। आप कहोगे साउथ तो इधर है बेटा, वो भूगोल के अनुसार है। चुंबक हमेशा थोड़ा सा इससे हटके इधर रुकता है, इसलिए इसका नाम रखा गया चुंबकीय चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। क्या नाम रखा गया बेटा? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। मैग्नेटिक साउथ पोल, ये है जियोग्राफिकल साउथ पोल। चुंबक थोड़ा सा इससे हटके रुकता है यहाँ पर। और यहाँ पर आप कहो नॉर्थ, इधर क्यों सर? इधर ये चुंबक में नॉर्थ क्यों लिखा बेटा? नॉर्थ ही तो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ साउथ था तो इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर दिया। तो ये देखो NS एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। ये वाला S चुंबक का कौन आकर्षित कर लेगा? इसका नॉर्थ। तो यहाँ पर बना, तो इसका नाम रखा गया चुंबकीय। अच्छा, ये चीज तो आपको बिल्कुल फुल डिटेल में डीपली पता चली कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों चुंबक
चुंबकत्व आया कहाँ से? पृथ्वी में। चुंबक के अंदर, सॉरी, पृथ्वी के अंदर क्या भरा है? लावा। लावा में क्या है? आयरन। आयरन के अंदर क्या है बेटा? Fe2+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन में बदल गए। ये आयन जब तेजी से क्या करते हैं? वो घूमते हैं। आप कहोगे कैसे घूमते हैं? पृथ्वी के अंदर बेटा जैसे फुटबॉल के अंदर पानी भर दो ना, और फुटबॉल घूमेगी तो उसके अंदर का पानी भी घूमेगा। बात समझ रहे? एक बाल्टी में आप पानी भरो और बाल्टी को एक रस्सी से लटकाओ, बाल्टी को घुमा दो, कुछ देर बाद उसके अंदर का पानी भी ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ऐसे इसके अंदर का लावा घूमता है, और लावा घूमता है मतलब Fe2+ आयन घूमते हैं। और जब आयन घूमते हैं बेटा तो क्या उत्पन्न कर लेते हैं? अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। इस कारण से पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब यहां पर आया कि सर पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। अब यहाँ पर क्या है? देखो, इसका नॉर्थ पोल ये हो गया बेटा, साउथ पोल ये हो गया पृथ्वी का। अब पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन कौन सा नॉर्थ पोल है? ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है बेटा। क्या है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है बेटा? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की कहानी आई समझ में। और इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये लाइन कहलाई चुंबकीय अक्ष। तो यहाँ दो चीजें और पता चली। इस लाइन का नाम क्या है बेटा? भौगोलिक अक्ष। ये आप बढ़िया सा चित्र बनाइएगा सभी बच्चे। भौगोलिक, जितने चित्र बनाना हो 2-3 भी बना सकते हैं अलग अलग बताने के लिए। ये भौगोलिक अक्ष हो गई। और ये वाली लाइन जो रेड कलर से बनी हुई है, इस वाली लाइन का नाम क्या रखते हैं हम बताओ? इसका नाम हो जाएगा, ये चुंबक के कारण दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाया है चुंबक के, इसलिए इसका नाम है चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या नाम है बेटा? चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस। हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम बताते जा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहां से सबसे पहले 2 डेफिनेशन बनी। पहली डेफिनेशन चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष। तो पहली डेफिनेशन देखो, हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, डेफिनेशन हमने भेज दी है। जिनको इंग्लिश में नाम चाहिए वो इंग्लिश में नाम भी हम बताते जा रहे हैं। पहले आ जाएगा भौगोलिक अक्ष क्या कहलाती है, तो देखिएगा बता रहे हैं आपको। भौगोलिक 12 डेफिनेशन है, फटाफट बता देंगे, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। भौगोलिक अक्ष इंग्लिश नाम है जियोग्राफिकल एक्सिस, है ना? जियोग्राफिकल एक्सिस। अब जियोग्राफिकल एक्सिस क्या होती है? तो बोलेंगे पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा दिख रही है। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भौगोलिक अक्ष कहलाती है। ये लिखिए भौगोलिक अक्ष। दूसरी डेफिनेशन आ जाएगी, देखिएगा दूसरी डेफिनेशन है चुंबकीय अक्ष। फटाफट ऐसे डेफिनेशन याद कर लेना, इनको जीवन भर के लिए याद कर लो। आपको एक बार बता दिया फिर नहीं भूलने वाले। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को मिलाने वाली एक्सिस, मिलाने वाली अक्ष क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। बनेगा। तो ये होगी बेटा आपकी सेकेंड डेफिनेशन। आपको आ गया इतना समझ में? पृथ्वी को जब चुंबक को घुमाओगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ नहीं रुकता चुंबक, थोड़ा सा नॉर्थ से हटकर और साउथ से हटकर ऐसे रुकता है। तो इस कारण से चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव अलग अलग बन जाते हैं। देखो भौगोलिक अलग और चुंबकीय अलग बन गया। बनेगा। अब उसके बाद आता है, ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, ऐसे लाइन करके नहीं लिखना, तो आप कुछ और तरीका अपना सकते हैं। अगली डेफिनेशन है 3rd नंबर की, भौगोलिक याम्योत्तर। बिल्कुल लाइन से डेफिनेशन लिखनी है बेटा, है ना? क्या बेटा? भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर, है ना? भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है? इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन या पोस्ट हॉक मेरिडियन। क्या बोलते हैं बेटा? पोस्ट हॉक मेरिडियन, या इसको पोस्ट हॉक नहीं बोलना तो क्या बोल सकते हो? जियोग्राफिकल मेरिडियन हो गया बेटा, पोस्ट हॉक मेरिडियन। क्या होता है पोस्ट हॉक मेरिडियन? अब मान के चलो यहां पर आपको एक आधे चंद्रमा की आकृति का कटा हुआ एक कागज ऐसे आपको अगर यहां पर हम लाते हैं, ठीक। अब चूंकि इसको ये तो सर्टिफिकेट है तो उसको नहीं हम देखेंगे, कुछ इस तरह पे, है ना? अभी आपको बता रहे हैं, बस 1 मिनट का वेट कीजिए।
देखिएगा अब बेटा, इनको समझने के लिए एक छोटी सी चीज समझ लो कि मान के चलिएगा ये आधे चंद्रमा की कटी हुई कोई आकृति है इस तरह, ठीक, ये आधे चंद्रमा की कोई कटी हुई आकृति है, आपको कुछ इस तरह दिखेगी। अब बेटा ये होता है कि अगर चुंबकीय अक्ष पर, चलो भौगोलिक अक्ष पर आओ पहले, भौगोलिक अक्ष के ऊपर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इस अक्ष के ऐसे लंबवत रखा हुआ, ये दिख रहा है ना आपको, इस अक्ष के लंबवत ये तल, ये आपका तल हो गया, किसके लंबवत है, इस अक्ष के, भौगोलिक अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर भी बोलते, लंबवत भी बोलते, परपेंडिकुलर भी बोलते, आपको जो बोलना है इंग्लिश में परपेंडिकुलर। तो भौगोलिक अक्ष के परपेंडिकुलर किसी तल को क्या कहा जाता है, भौगोलिक यामी-उत्तर कहा जाता है। तो ये वाला तल इस तरह आ जाएगा, नॉर्थ से की तरफ, साउथ की तरफ, ऐसा आ जाएगा आधा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये चूंकि बड़ा नहीं है, नहीं तो हम नॉर्थ से लेके कहां तक बना देते, साउथ तक इसे उठा के ऐसे रख देते। तो इसको नाम क्या दिया गया, भौगोलिक यामी-उत्तर। और चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल को क्या नाम दिया गया, चुंबकीय यामी-उत्तर, यानी कि इसका नाम था मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगली डेफिनेशन हो जाएगी चौथे नंबर की, दो लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं डेफिनेशन समझ के हमेशा के लिए रट लो, दिमाग में रख लो कि ये होती क्या है, कभी आपको प्रैक्टिकली भी कहा जाए तो आप बता पाओ। भौगोलिक अक्ष के लंबवत रखे ऊर्ध्वाधर तल को या भौगोलिक अक्ष के लंबवत रखे तल को क्या कहते हैं अपन, भौगोलिक यामी-उत्तर कहते हैं। और चुंबकीय अक्ष पर लंबवत रखा हो तो क्या नाम होता है उसका, चुंबकीय यामी-उत्तर होता है। तो भौगोलिक यामी-उत्तर और चुंबकीय यामी-उत्तर समझ गए। चलिएगा अगला है बेटा भौगोलिक यामी-उत्तर, ये हो गई आपकी थर्ड डेफिनेशन। अब फोर्थ डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चुंबकीय अक्ष के लंबवत रखे इस ऊर्ध्वाधर या परपेंडिकुलर प्लेन को, ऊर्ध्वाधर तल को क्या नाम दिया गया, लेकिन किसके लंबवत रखना है, चुंबकीय अक्ष के। तो चुंबकीय अक्ष के, इसके चुंबकीय अक्ष यानी ये लाइन दिख रही है आपको रेड कलर से जो बनी हुई है, चुंबकीय अक्ष के, देखो ये हो गई बेटा चुंबकीय अक्ष, हो गई कि नहीं। इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत रखे, ऐसे लंबवत रखे इस ऊर्ध्वाधर तल को, इसके लंबवत रखे ऊर्ध्वाधर तल यानी परपेंडिकुलर प्लेन को क्या नाम दिया गया बेटा, इसका नाम होता है चुंबकीय अक्ष, या फिर इसका बोलते हैं आप मैग्नेटिक एक्सिस, सॉरी मैग्नेटिक यामी-उत्तर यानी मेरिडियन बनेगा। तो अगली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चुंबकीय यामी-उत्तर। चौथे नंबर चुंबकीय यामी-उत्तर, चुंबकीय यामी-उत्तर, ये हो गई बेटा। चुंबकीय यामी-उत्तर की डेफिनेशन क्या बोलोगे, चुंबकीय अक्ष के, मतलब इसके, ये रेड कलर की लाइन है, चुंबकीय अक्ष के लंबवत रखे या परपेंडिकुलर रखे हुए इस परपेंडिकुलर या ऊर्ध्वाधर तल को, परपेंडिकुलर प्लेन को क्या कहते हैं, चुंबकीय यामी-उत्तर कहते हैं, बनेगा। अगली डेफिनेशन आती है बेटा दिक्पात का कोण। कौन सा कोण, दिक्पात का कोण, एकदम एग्जैक्टली लिखना, गलत मत लिखना। दिक्पात, धा में छुटी की का में नीचे हलंत आधा का, पा में आकी और ता, दिक्पात का कोण, इसको बोलते हैं आप एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इंक्लिनेशन नहीं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ध्यान रखना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पांचवी है परिभाषा। ये कौन सी अक्ष है बेटा, रेड कलर की, ये है आपकी चुंबकीय अक्ष। ये कौन सी है ब्लैक कलर की, भौगोलिक अक्ष। और इन दोनों के बीच बनने वाले इस कोण को, एंगल को क्या नाम कहते हैं आप, दिक्पात का कोण कहते हैं। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक यामी-उत्तर और चुंबकीय यामी-उत्तर, यानी कि इसके और इसके, भौगोलिक अक्ष और इसके नहीं बेटा, भौगोलिक यामी-उत्तर यानी इस तल के और इस तल के, वैसे तो इन अक्षों के बीच जो बनेगा वही इनके तल के बीच बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे ये कौन सा यामी-उत्तर बेटा, कौन सा मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये कौन सा है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये है आपका भौगोलिक यामी-उत्तर और ये है आपका चुंबकीय यामी-उत्तर। और ये भौगोलिक यामी-उत्तर और चुंबकीय यामी-उत्तर के बीच बने इस कोण को क्या नाम कहते हो आप, ध्यान रखना, दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, बनेगा। तो पांचवी डेफिनेशन हो गई कि पृथ्वी के, सॉरी भौगोलिक यामी-उत्तर और चुंबकीय यामी-उत्तर, पोस्ट हॉक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, या जियोग्राफिकल मेरिडियन और
जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक, और हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनने वाले इस एंगल को क्या कहते हैं आप, दिक्पात का कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, बनेगा। तो 5 परिभाषा हो गई बेटा। अब छठवीं डेफिनेशन पे आ जाओ। छठवीं डेफिनेशन बहुत अच्छे से सुनना। छठवीं डेफिनेशन है आपकी नमन कोण या नति कोण, एंगल ऑफ डिप। क्या है बेटा, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, नमन कोण। नमन मतलब किसी को झुक के प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं नमन कोण, नमन या नति कोण, एंगल ऑफ डिप। क्या होता है सुन लो, पृथ्वी के किसी स्थान पर क्या होता है, पृथ्वी की जो परिणामी तीव्रता होती है बेटा, पृथ्वी की परिणामी तीव्रता कैसे होती है, मान के चलिएगा आप पृथ्वी के इस स्थान पर पहुंच गए, तो इस स्थान पर एक जैसे ये पहुंचे आप इस स्थान पर, ठीक, पृथ्वी है और पृथ्वी के इस स्थान पर ये हो जाएगी इसकी कौन सी अक्ष बेटा, ये हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, और ये हो जाएगी आपकी कौन सी, लंबवत। तो ध्यान रखना, मान के चलिए इधर का तरफ निकालना है तो परिणामी तीव्रता ये हो जाएगी। परिणामी कहां से जाता है, इन दोनों के बीच में से, पता है ना, इन दोनों की कहां से जाएगा परिणामी, बीच में से। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये लंबवत हो गया, ये क्षैतिज हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, ये परपेंडिकुलर, तो परिणामी यहां जाएगी। तो पृथ्वी के इस स्थान पर परिणामी तीव्रता की लाइन ये हो गई। परिणामी तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, काय की, अर्थ की, तो अर्थ की रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है उसे कहा जाता है नमन कोण या नति कोण, बनेगा। तो क्या बोलोगे, पृथ्वी के किसी स्थान पर परिणामी तीव्रता किसके साथ, क्षैतिज के साथ जितना क्या बनाती है, कोण बनाती है। देखो ये नीचे की तरफ झुक रहे हैं, आंख यहां लगाकर अगर देखोगे, आंख से अगर यहां देखोगे तो कहां की तरफ देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ, ऐसे, तो इसे बोला जाता है नमन कोण या नति कोण। तो पृथ्वी की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ या क्षैतिज अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उसे उस स्थान पर क्या कहा जाता है, नमन कोण या नति कोण। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेथ, बनेगा। बहुत अच्छे से डेफिनेशन लिख लेना बेटा। अब उसके बाद आती है 6 डेफिनेशन हो गई, 7वीं और 8वीं डेफिनेशन एक साथ देखो। ये हो जाएगी 7वीं डेफिनेशन और ये 8वीं। एक का नाम है चुंबकीय भौगोलिक निरक्ष, जियोग्राफिकल इक्वेटर, भौगोलिक निरक्ष, और हो जाएगी चुंबकीय निरक्ष, मैग्नेटिक इक्वेटर। निरक्ष मतलब क्या, इक्वेटर, चुंबकीय निरक्ष। बार बार वीडियो देख लेना अगर कुछ भूल रहे हो तो। भौगोलिक और चुंबकीय निरक्ष क्या होती है, निरक्ष तो बनेगा लेकिन नाम है छुट्टी की रा और क्षत्रिय वाला छा, इसको बोलते हैं आप इक्वेटर। तो जियोग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होती हैं, तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी पर बने सबसे बड़े वृत्त को भौगोलिक निरक्ष कहते हैं, या पृथ्वी के केंद्र के सकेंद्रीय होता है सबसे बड़े वृत्त को। आप कहोगे सबसे बड़ा वृत्त कैसे बेटा, देखो भौगोलिक अक्ष में बेटा आधा हो अगर तो ये यामयोत्तर कहलाता है, और यही सबसे बड़ा वृत्त हो तो क्या कहलाता है, यानी कि भौगोलिक यामयोत्तर और चुंबकीय यामयोत्तर ये आधे होते हैं, और इसको जस्ट डबल कर दो तो वो क्या बन जाते हैं, भौगोलिक निरक्ष और चुंबकीय निरक्ष। यानी ये अर्धवृत्त ना होकर कैसे वृत्त होते हैं, पूरे होल सर्कल होते हैं। तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के लंबवत बने सबसे बड़े वृत्त को मान के चलो, एक फुटबॉल पर 2 पॉइंट, एक ऊपर बना दे एक नीचे, और उन दोनों पॉइंट को मिलाने को कहें तो आप ऐसे करके पूरा सर्कल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आओगे पूरा बनाते हुए। फुटबॉल को इमेजिन करो, ऊपर का और नीचे का पॉइंट है, तो ऐसे घूम के इधर आधा और ऐसे घूम के इधर आधा, तो पूरा मिला के पूरा सर्कल बन जाएगा बेटा, और पूरे सर्कल का नाम क्या हो जाएगा, भौगोलिक निरक्ष। लेकिन अगर वो 2 पॉइंट, ये वाले 2 पॉइंट लेते हो तो इधर से इधर का आधा और आधा नीचे से फिर ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाला ऐसे और अंदर की तरफ से फिर ऐसे, तो ये मिला के क्या हो जाएगा बेटा, चुंबकीय निरक्ष। क्या समझ में आया, तो चुंबकीय निरक्ष क्या बोलोगे, चुंबकीय अक्ष के लंबवत बने पृथ्वी पर चुंबकीय अक्ष के लंबवत बने सबसे बड़े वृत्त को क्या कहते हैं अपन, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। इस पॉइंट से आप ऐसे सर्कल इधर लाओगे और ऐसे कहां ले जाओगे, अंदर, यानी कि मान के चलिएगा ये आपकी जैसे भौगोलिक निरक्ष है, तो इस पॉइंट से इधर तक आओगे आधा,
और यहां से यहां तक जाओगे आधा, यानी ये पूरा सर्कल बन जाएगा। और इस वृत्त का केंद्र वही होगा जो पृथ्वी का केंद्र होता है, यानी कि इसका केंद्र पृथ्वी के केंद्र के सकेंद्रीय होता है। सकेंद्रीय मतलब एक जैसा केंद्र होता है। जो इस सर्कल का केंद्र होगा वही इस गोले का, स्फीयर का, यानी पृथ्वी का केंद्र होगा। आया समझ में कि नहीं? चलो, और भौगोलिक निरक्ष को क्या बोलोगे आप? फिर से बोलो, भौगोलिक निरक्ष। पृथ्वी पर भौगोलिक अक्ष के लंबवत, पृथ्वी पर भौगोलिक अक्ष के, ये कौन सी लाइन है बेटा ब्लैक कलर की? भौगोलिक अक्ष। पृथ्वी पर भौगोलिक अक्ष के लंबवत बने सबसे बड़े वृत्त को, सबसे बड़े वृत्त को क्या कहते हैं? भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। भौगोलिक निरक्ष का केंद्र वही होता है, यानी इस वृत्त का केंद्र वही होता है जो कि पृथ्वी का केंद्र होता है। बनेगा, ऐसे लिख देना। तो ये हो जाएंगी 7वीं और 8वीं डेफिनेशन। अब बेटा इसके बाद 2-3 डेफिनेशन और छोटी छोटी हैं। अगला है समनतिक रेखाएं। समनतिक रेखाएं क्या होती हैं बेटा? फिर होता है समदिक्पाती रेखाएं। समदिक्पाती रेखाएं ऊंची कम जाती, लेकिन मैं 12 डेफिनेशन पूरी करवा दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलेंगी बेटा 12, वो तो हम लिखवा रहे हैं आपको। ये हो जाएगी 8 हो गई है, 9वीं, ये हो जाएगी 10वीं, अगली आ जाएगी 11वीं। 11वीं में आ जाएगा शून्य दिक्पाती रेखा। एक साथ चारों देखना, शून्य दिक्पाती रेखाएं, सम दिक्पाती, फिर शून्य दिक्पाती, और फिर आ जाएगा अगला, ये हो गई 11वीं, अगली हो जाएगी 12वीं डेफिनेशन लास्ट, समचुंबकीय रेखाएं। समचुंबकीय रेखाएं बहुत अच्छे से देखना बेटा, बड़ा आसान है। समनतिक रेखाएं, सम मतलब इक्वल, नतिक को क्या बोलते हैं? डिप। हाँ, तो इक्वल डिप एंगल लाइंस, इक्वल डिप एंगल लाइंस, ये हो जाएगी समनतिक रेखाएं। इक्वल डिप एंगल लाइंस, यहां पर इक्वल, और इसको बोलते हैं डिक्लिनेशन एंगल लाइंस। बनेगा सम दिक्पाती कोण रेखाएं, समनतिक कोण रेखाएं। तो कोण नहीं लगाना तो आप एंगल मत बोलिएगा, तो समनतिक रेखाएं हो जाएंगी, इक्वल डिप लाइंस हो जाएंगी, और इक्वल डिक्लिनेशन लाइंस हो जाएंगी, और जीरो डिक्लिनेशन लाइंस हो जाएंगी, जीरो डिक्लिनेशन लाइंस हो जाएंगी। बनेगा। और ये इक्वल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इक्वल मैग्नेटिक लाइंस, समचुंबकीय रेखा। अब समनतिक कैसी? समान नति कोण वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान नति कोण, एक जैसा नति कोण यहाँ पर भी उतना ही बन रहा है, जैसे 14 अंश, और ये भी यहाँ पर लाए चुंबकीय सुई को, तो यहाँ पर भी 14 अंश बन रहा है। तो इन दोनों को मिलाओगे तो ये रेखा क्या कहलाएगी? समनतिक रेखाएं। नाम से ही स्पष्ट है, समनतिक यानी समान नति कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान नति कोण वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समनतिक रेखाएं कहलाती हैं। समान दिक्पात के कोण वाले दो, समान दिक्पाती कोण वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। बनेगा, नाम से ही स्पष्ट है, समान दिक्पात के कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदिक्पाती रेखाएं, समान नति कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समनतिक रेखाएं, समान चुंबकीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखाएं समचुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं। शून्य दिक्पाती रेखाएं क्या होती हैं? शून्य दिक्पाती कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं शून्य दिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। बनेगा। समान नति कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समनतिक रेखाएं, समान दिक्पात के कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदिक्पाती रेखाएं, शून्य दिक्पात के कोण को मिलाने वाली, शून्य दिक्पात के कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं शून्य दिक्पाती रेखाएं। बनेगा। और यहाँ पर आएगा समान चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी पर समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले दो स्थानों को मिलाने वाली, पृथ्वी पर समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समचुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं। तो ऐसे करके टोटल कितनी डेफिनेशन हो गई बेटा? 12। उम्मीद करते हैं कि आपको 12 की 12 डेफिनेशन याद हो गई होगी। एक बार आप पढ़ोगे और अपने मन से बना के लिख सकते हो। स्टार्टिंग की 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि दिक्पात, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक निरक्ष, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिक्पात का कोण और नति कोण। बनेगा। भौगोलिक यामी उत्तर, चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण। और पृथ्वी के किसी स्थान पर परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है वो नमन कोण या नति कोण या एंगल ऑफ डिप कहलाता है। बनेगा। चलिएगा, अब बेटा लास्ट डेरिवेशन रह गया है एक, वो और समझाते हैं और ये चैप्टर आपका फिनिश। यहाँ तक के आपको नोट्स भेज दिए थे मैंने। जो नोट्स जिस टॉपिक के नहीं आ पाते हैं उसको खुद ही करना होता है, इसलिए नहीं भेजते हैं।
बात समझ रहे हो कि नहीं? चलिए अगला आता है भूचुंबकीय तत्वों के नाम लिखो और इनमें संबंध बनाओ, इनमें रिलेशन बताओ। क्या क्वेश्चन आएगा? नाम लिखिएगा, कहेंगे एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इनके नाम लिखना है, भूचुंबकीय तत्वों के नाम, पृथ्वी के भूचुंबकीय तत्व, पृथ्वी के भूचुंबकीय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, भूचुंबकीय तत्व, तत्व मतलब एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पृथ्वी के भूचुंबकीय तत्व। कहते हैं इनके नाम लिखो पहले, तो इनके नाम केवल 3 ही है बेटा भूचुंबकीय तत्व, वो 12 नहीं है, केवल कितने हैं? 3। पृथ्वी के भूचुंबकीय तत्व पहला है आपका दिक्पात का कोण, क्वेश्चन पूरा आता है ध्यान रखना, दिक्पात का कोण। दूसरा है बेटा नमन कोण, दिक्पात का कोण मतलब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगला नमन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, दोनों बोल सकते हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और ये होता है डिक्लिनेशन, नमन कोण। और अगला है परिणामी तीव्रता का, पृथ्वी की परिणामी तीव्रता का क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर नहीं लेना है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पृथ्वी की परिणामी तीव्रता का क्षैतिज घटक, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक। ये 3 ही है बेटा, 3 के अलावा चौथा नहीं है। हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन आने की संभावना 100%, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का प्रश्न है कौन सा, कि भूचुंबकीय तत्वों के नाम लिखो, तो नाम लिख के डैश 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 करके इनकी परिभाषा लिख देनी, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है, बात समझ रहा है कि नहीं। और फिर आता है कि पृथ्वी के भी एच आई और थीटा में संबंध, भी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आई मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थीटा होता है आपका नमन कोण। तो इन चारों में क्या बताना होता है बेटा? रिलेशन। ये आता है, इस ये वाला संबंध निगमित कीजिएगा। ये संबंध 3 प्रकार से पूछा जाता है, तो तीनों प्रकार से आपको बता दे रहे हैं, टेंशन नहीं होगी आप में। अब यहाँ पर देखो भूचुंबकीय तत्व, तो इनकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? तो भूचुंबकीय यामयोत्तर, पृथ्वी के चुंबकीय भौगोलिक यामयोत्तर और चुंबकीय यामयोत्तर के बीच बनने वाले इस कोण को ध्यान रखना। जैसे मान के चलिएगा ये वाला बना है और एक इधर पर बना है, तो ये वाला जो कोण होता है ये कौन सी यामयोत्तर हो जाएगी बेटा? भौगोलिक यामयोत्तर, बात समझ रहे? ये हो जाएगी भौगोलिक यामयोत्तर और ये हो जाएगी कौन सी? चुंबकीय यामयोत्तर। तो इनके बीच बनने वाले इस कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। तो डैश करके लिख देना, पृथ्वी के भौगोलिक यामयोत्तर और चुंबकीय यामयोत्तर के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या दिक्पात का कोण कहते हैं। नमन कोण क्या लिखोगे? पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी की परिणामी तीव्रता क्षैतिज घटक के साथ जितना कोण बनाती है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। इसका बेटा आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, इनकी डेफिनेशन नहीं लिखवा, इसकी डेफिनेशन में कुछ भी नहीं लिखना है, बनेगा। तो कितनी हो जाएंगे भूचुंबकीय तत्व? 3। कोई पूछे भूचुंबकीय तत्वों की संख्या, तो केवल क्या लिखना? 3 है। तीनों को यहाँ पर नाम लिखते हैं और अपन डिफाइन कर देते हैं। 2 को डिफाइन करते हैं, इसको केवल इतना ही लिखते हैं कि पृथ्वी की परिणामी तीव्रता का क्षैतिज घटक। चित्र बनेगा बेटा, तो देखिएगा कैसे बनेगा। नीचे उसका डेरिवेशन करवा देते हैं। मान के चलिए ये पृथ्वी है बेटा, पृथ्वी का ये कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी, परिणामी तीव्रता कितनी होगी, तो अपन एक काम करते हैं, परिणामी तीव्रता इस पॉइंट पर निकालने के लिए इस पॉइंट पर मान के चलिएगा परिणामी तीव्रता की डायरेक्शन ऐसी है, इस पॉइंट पर परिणामी तीव्रता कुछ इस तरह मिल रही है, तो बेटा इसके घटक कर लेंगे। ये हो जाएगी पृथ्वी की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
और उसके कंपोनेंट करोगे तो कंपोनेंट का ये कहाँ पर आ जाएगा, जो ऐसे परपेंडिकुलर होगा उसमें साइन आएगा, आएगा कि नहीं होगा। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, इसका नाम क्या रख दोगे, v बराबर। अच्छा, ये परिणामी तीव्रता कितनी है, I है, v बराबर क्या हो जाएगा, I, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बनेगा। v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I साइन थीटा। क्या इतना बनेगा आपसे, v बराबर क्या हो जाएगा, I साइन थीटा। ये हो जाएगा कौन सा कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर घटक। और ये जो इसके ऐसे रहेगा क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, आप जानते ही हैं। अब मैं पृथ्वी के डायग्राम को मिटा देता हूँ क्योंकि पृथ्वी का डायग्राम की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। अच्छा, डायग्राम बनेगा बड़ा सा, क्योंकि हमने छोटा बना दिया तो ये नहीं कि आप बहुत छोटा सा बना दो, कम से कम 10 लाइन में बनना चाहिए डायग्राम। कितने बेटा, 10। ये हो जाएगा, इसका नाम होगा क्षैतिज, क्योंकि ये इस तरह है। तो इस क्षैतिज में कौन सा घटक आता है, किसके घटक कर रहे हो, आई के, तो आई तो इसमें रहेगा ही, तो एच क्या आ जाएगा बेटा, आई कॉस थीटा। आप कहोगे थीटा क्या है, ये थीटा ही तो है, ये परिणामी तीव्रता है आई। देखो इस बिंदु का नाम क्या रख देना, ओ। पृथ्वी का कोई बिंदु क्या है, ओ। इस पर ये हो जाएगी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई। पृथ्वी के किसी स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई क्षैतिज घटक के साथ जितना क्या बनाती है, कोण, उसे क्या कहते हैं, नमन कोण या नति कोण। तो इसका नाम लिख देना नमन कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डेप्थ बनेगा। तो ये हो जाएगी पृथ्वी की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पूरा बोलना, पृथ्वी, इस लाइन का नाम क्या है, पृथ्वी की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस लाइन का नाम क्या है, पृथ्वी की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटक के साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, मतलब इस लाइन के साथ जितना क्या बनाती है, कोण बनाती है, उसे उस स्थान पर क्या कहा जाता है, नमन कोण या नति कोण। यहाँ पर डायग्राम बनाना, पहले डेफिनेशन लिख देना तीनों, फिर उसके बाद उसका क्या लिखना, उत्पत्ति के लिए की रिलेशन आएगा तो ऐसा डायग्राम बनेगा। फिर लिखना, माना परिणामी तीव्रता, माना पृथ्वी के किसी स्थान ऊपर, परिणामी मन से भी लिख सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा अच्छा समझाते हैं लेकिन नोट्स में उतना अच्छा नहीं भेज पाते, तो आप समझिएगा उसको। माना पृथ्वी के किसी स्थान पर, किसी स्थान ऊपर परिणामी तीव्रता आई है। परिणामी पूरा लिखना, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, आई। तो हमने परिणामी तीव्रता लिख दिया, पूरा लिखिए। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है और उसके क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः, क्षैतिज घटक का नाम क्या है, H बराबर आई कॉस थीटा एवं V बराबर आई साइन थीटा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। पृथ्वी के किसी स्थानों पर परिणामी तीव्रता आई है और नमन कोण और नति कोण थीटा है, एवं तीव्रता के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के अनुसार H बराबर आई कोस थीटा और H बराबर कितने हैं, आई साइन थीटा है बनेगा। तो परिणामी तीव्रता का क्षैतिज घटक और परिणामी तीव्रता का ऊर्ध्वाधर घटक दोनों हो गए। बहुत सरल है बेटा, 4 लाइन का व्यंजक, इतना तो बनेगा, आपसे कठिनाई तो नहीं ना। पहले क्या लिखा, पृथ्वी का कोई स्थान क्या ले लिया, O, उस पर परिणामी तीव्रता की डायरेक्शन कितनी है, आई। आई के घटक कौन से किए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। जो ऐसा है वो क्षैतिज, जो ऐसा है वो ऊर्ध्वाधर। तो इस क्षैतिज घटक का नाम क्या रख लिया, H,
और इसका नाम क्या रख लिया भी। तो एच बराबर आई किसके घटक हो रहा है आई के, तो इस आई तो रहेगा ही दोनों में। क्षैतिज में कॉस होता है, इसमें साइन थीटा क्या है नमन कोण या नति कोण। फिर देखो कभी कभी सिद्ध करने के लिए आता है v अपॉन एच बराबर टेन थीटा। तो आप v बटे एच यानी कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे देना भाग दे देना। तो जैसा सिद्ध करने के लिए आता है वैसा करिएगा। यहाँ के बाद चेंज होगा 3 प्रकार से। टाइप 1 है ना, अगर सिद्ध करने के लिए ऐसा आया तो लिखना समीकरण 2 टाइप 1 में क्या आ जाएगा। देखो टाइप 1 में बता दे रहे हैं भी एच थीटा में संबंध। टाइप 1 का नाम क्या रहेगा भी एच और थीटा में संबंध। यहां तक सेम, यहां से बदलेगा। टाइप 1 में भी एच और थीटा में संबंध, तो ये संबंध कैसे आएगा देखना। यहाँ आएगा समीकरण 2 भी ऊपर चाहिए ना, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 से। देखो v बटे एच, v में क्या कर दिया h का भाग। अब v के आगे यहाँ क्या लिखा है आई साइन थीटा बटे में क्या आ जाएगा आई कॉस थीटा। आई से आई कैंसिल, v बटे एच बराबर क्या हो जाएगा बेटा साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा। देखो थीटा आ गया v आ गया h, लिख देना। यही v h और थीटा में क्या है रिलेशन है, यही v h और थीटा में क्या है संबंध है। ये आपका आंसर पूरा होगा। बनेगा काय में संबंध आएगा जब v h और थीटा में। इसमें आई लिखा है क्या, नहीं आई नहीं है, इसलिए से यहाँ से देखो इसमें भी आई नहीं है। बनेगा आई से आई कैंसिल हो गया। टाइप 1 इतना आएगा, अन्यथा ऐसा नहीं आएगा। तो टाइप 2 यानी कि यहाँ तक तो आपको सेम करना पड़ेगा, यहाँ के बाद बदलेगा। अगर टाइप 2 में आता है टाइप 2 आपको कहते हैं भी एच और आई और थीटा में संबंध, इन चारों में तो चारों रहने चाहिए, आई गायब ना हो। तो लिखना समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके स्क्वायर करके ऐड करने पर है ना, वर्ग करके जोड़ने पर पूरा लिखना, वर्ग करके जोड़ने पर जोड़ो। इसको वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा h वर्ग, और इसको वर्ग करोगे तो क्या होगा v वर्ग। तो वर्ग करके देखो दोनों को जोड़ दिया। ऐसे इन पक्षों को भी करोगे तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ जाएगा h वर्ग प्लस v वर्ग बराबर कॉमा क्या आ गया आई वर्ग, साइन आई वर्ग दोनों में से बाहर आ गया उभयनिष्ठ। तो यहाँ क्या बच गया साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा। तो लिख देना, देखो इसमें आई भी आ गया थीटा भी आ गया और भी आ गया। तो लिखना यही एच भी आई और थीटा में क्या है संबंध है। तो टाइप 2 ये हो जाएगा बेटा। अब कभी कभी वो थीटा नहीं लिख के देंगे, कहेंगे ध्यान देना इसके बाद पढ़ना कौन सा है। आप कहोगे जे करें कि वो करें, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस किस में रिलेशन पूछा। चारों में पूछा तो इसके बाद ये आएगा, 3 में पूछा तो पिछले बार का चला जाएगा। इस बार अगर वो थीटा गायब कर दें, केवल कहें टाइप 3, टाइप 3 में देखो क्या होगा। वो कहेंगे एच भी और आई में संबंध, इनमें रिलेशन बताओ एच बी आई संबंध कैसे निगमित करोगे, थीटा नहीं चाहिए। तो फिर यहां लिखना समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर पूरा लिखना। आप कहोगे अभी तो किया था, वही करना है फिर से। एच वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर यहाँ आई वर्ग, और यहाँ पर क्या आएगा जब कॉमन ले लोगे तो आएगा साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा। अच्छा साइन वर्ग प्लस कॉस वर्ग, बायोलॉजी वाले बच्चे समझो ये फॉर्मूला है बेटा, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा। दोनों पे वर्ग लगे, बिल्कुल लगे। दोनों के बाजू में थीटा है, इसके बाजू में भी थीटा है, और बीच में काय का चिन्ह है प्लस, तो इसका मान हो जाता है 1। तो आ जाएगा एच वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर आई वर्ग, और गुणा में कितना आ जाएगा 1। आई वर्ग का गुणा कर लो यहाँ, तो एच वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आई वर्ग। ये तो इतना जब कभी भी आता है तो आपको याद रखना पड़ता है कि एच वर्ग बराबर होता है बी वर्ग प्लस आई वर्ग बनेगा। तो ये संबंध आता है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो ये सही जोड़ियों में भी आ जाता है मैच द फॉलोइंग में कि एच वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर क्या होता है आई वर्ग, यहाँ से आया है। तो लिखना यही एच बी और आई में क्या है संबंध है। देखो इसमें थीटा नहीं है इक्वेशन में, बनेगा। तो तीनों में पूछा था, ये तीनों में निगमित कर दिया। 3 प्रकार से आता है, तीनों प्रकार बता दिए। अब बेटा इससे बनने वाले विकल्प और देख लो, इससे बनने वाले विकल्प क्या है पहले देखो। अभी व्यंजक आया अपना v बटे एच बराबर टेन थीटा,
आया कि नहीं? तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है? h बराबर v tan थीटा, v बराबर h tan थीटा, v बराबर h sin थीटा, h बराबर v cos थीटा। कौन सा सही है चेक कर लो। ये है ओरिजिनल, v बचेगा, h का गुणा काय में होगा tan में, h tan थीटा होगा कि नहीं? v बराबर क्या आ जाएगा बेटा? v बराबर आएगा h tan थीटा, h का त्रिक गुणा हो जाएगा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो h बराबर v tan थीटा, ये गलत लिखा, tan थीटा के साथ क्या है h, यहाँ tan थीटा के साथ h है बराबर v। इसका कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाले पे टिक कर देना कि ये रिलेशन सही है, बनेगा। तो आपको याद रखना है इसको। आज यहाँ तक के आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ तक के आपको नोट्स इस वाले डेरिवेशन के नोट्स आपको भेज दे रहे हैं, प्लीज बहुत अच्छे से और आज के आज ही इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अध्याय नंबर आपका 5 फिनिश हो गया बेटा, फुल डिटेल में पढ़ाया मैंने, जितना तरीका हो सकता था उतने तरीके से पढ़ा दिया है। आप ये मत सोचना कि क्लास में आप वापस से पढ़ाओगे, क्लास में जब रिवीजन होगा तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अभी जब आपकी क्लास लगने वाली है तो इसके आगे से ही पढ़ाएंगे, और वापस जैसे ही कोर्स खत्म होगा तो वापस कहाँ से आ जाएंगे? 1 से। और जब वापस 1 से आएंगे तो 1 से लेके अभी तक का जो आपका पार्ट है इस पर विशेष मेहनत कर देंगे फिर से। तो आपका जिन बच्चों का छूट गया है किसी कारणवश वो पढ़ नहीं पाए तो उनका भी कंप्लीट हो जाएगा। अपन किसी को साथ में नहीं छोड़ेंगे कि भाई आपको छोड़ दिया अब आपका आप देखो, ऐसा नहीं, आपकी भी पूरी हेल्प की जाएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अभी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करती जाइए। चलिए, थैंक यू।